नमस्कार मित्रों, पंचायत टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है कि जिसने हॉकी में अपना जलवा भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में दिखाया है और हॉकी को पूरे वर्ल्ड में स्थापित किया है। ऐसे श्री अशोक जी ध्यानचंद, जो कि मेजर ध्यानचंद जी के सुपुत्र हैं। आइए हम उनसे हॉकी के बारे में कुछ पुरानी बातें उनसे साझा करेंगे। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। बताइए सर जी। बिल्कुल आपने हॉकी की चर्चा के बारे में बात करा है मुझसे, और मैं कहूँ कि भारत ने हॉकी के अंदर अपना एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक अनबीटन हम कह सकते हैं। उस पर हमको गर्व भी है, लेकिन ये गर्व और इसमें चार चांद लग जाएं कि अब हमारे आने वाले जो वक्त में टीमें खेलने जाएंगी, चाहे वो एशियाड हो, ओलंपिक्स हो या कॉमनवेल्थ हो, उसके अंदर भारत को और मेडल्स मिलें ताकि हमारे उन मेडलों की टैली में इजाफा हो। भारत ने अभी तक 8 गोल्ड मेडल सोने के जीते हैं हॉकी के अंदर, जो अपने आप में विश्व में एक रिकॉर्ड है। भारत ने एक रजत पदक जीता है, भारत ने 3 कांस्य पदक जीते हैं। तो इस तरह से भारत की एक अच्छी पकड़ हॉकी के अंदर रही है, और पकड़ के साथ साथ भारत ने हॉकी में, मैं कहूँ कि विश्व को हॉकी खेलना सिखाया। उनको ऐसी कलात्मक हॉकी की नुमाइश करी विदेशों में कि लोग अचंभित हो जाते थे। मेजर ध्यानचंद की हॉकी को तोड़कर देखा जाता था, उनकी हॉकी को बदल कर देखा जाता था कि इसके अंदर चुंबक तो नहीं है। कहीं पर तो उनको छाते की लकड़ी पकड़ा दी, डंडा पकड़ा दिया कि इससे आप खेल के दिखाएं। तो हॉकी ऐसा कलात्मक खेल था, इसने पूरी दुनिया पे भारत ने जिस पे एक छत्र राज किया, और वाकई में 8 गोल्ड मेडल, एक सिल्वर और 3 कांस्य पदक हासिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहा है। सर, आपने भी पाकिस्तान के सामने गोल किया था। उस मैच के बारे में, उस साल के बारे में जरा थोड़ा बताइए हमको। उसके पहले मैं 5 साल करीब खेल चुका था इंडिया के लिए, जिसके अंदर मेरे 2 एशियाड थे, जिसमें सिल्वर मेडल मिला था मुझे 1970, 1974 और 1971 का पहला विश्व कप जो शुरू हुआ था, उसमें खेलने का सौभाग्य मुझे मिला भारत की तरफ से, जिसमें मुझे कांस्य पदक मिला। 1972 का ओलंपिक जो म्यूनिख में हुआ, और म्यूनिख में जो वो टूर्नामेंट होता है, उसके अंदर हमको कांस्य पदक मिलता है। लेकिन एक सबसे बढ़कर जो मेरे लिए और देश के लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात जो मैंने महसूस करी, वो ये था कि मेरे पूज्य चाचा जी जो इस दुनिया में आज नहीं हैं, उनके नाम की एक सड़क उस ओलंपिक विलेज में बनाई गई, जिसका नाम कैप्टन रूप सिंह स्ट्रीट रखा गया। तो एक ऐसी घर के परिवार के सदस्य का नाम विदेशों में सड़क के नाम के ऊपर होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे परिवार के लिए और देश के सम्मान के लिए रही है। तो ये 72 का ओलंपिक खेल है, 73 का हमने ओलंपिक खेला है, जिसके अंदर रजत पदक मिला। लेकिन सोने का पदक हासिल करने की जो कसक हमको थी, वो 74 एशियाड के बाद, जिसमें कांस्य पदक एशियाड में मिला 74 में, फिर 75 का वर्ल्ड कप आता है। आमतौर से हमारे कैंप जो है वो पटियाला में लगते रहे। पटियाला में NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो अपने तहत कैंप लगवाता था। लेकिन उस साल पंजाब के हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे, स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह साहब, उन्होंने खुद ऑफ़र किया कि भारत की जो हॉकी टीम है उसका कैंप पटियाला में ना लग के चंडीगढ़ में हम लगाएंगे, और जो धनराशि उस ज़माने में खाने पर खर्च होती थी वो करीब 25 रुपये या 22 रुपये ऐसी थी पर हेड पटियाला में। उन्होंने कहा कि हम 50 रुपये का खाना लड़कों को खिलाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। तो हम लोग भी खुश हुए कि अच्छा खाना को मिलेगा, क्योंकि उस ज़माने में ये इस तरह की सुविधाएं नहीं थी जो आज देखने को मिल रही हैं। और खाना पीना बहुत वैसे ही था कैंपों के अंदर। तो वो कैंप हमारा चंडीगढ़ में लगता है। चंडीगढ़ में हमारे 2 महीने कैंप लगता है, और उस कैंप के अंदर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर कैंप लगा। तो आप कैंपस के अंदर कैंप लगने का मतलब आप समझ सकते हैं कि रोज़ शाम को बच्चों और बच्चियों, लड़कियों की और लड़कों की भीड़ इकट्ठे होना, और हमारा उसमें खेलना और अच्छा खेलने की कोशिश करना, इम्प्रेस करने की कोशिश करना, खेल को बढ़ाने की कोशिश करना, ये चीज़ें बढ़ती चली गई, और एक टीम हमारी मजबूत टीम के रूप में उभर कर वहाँ से निकली है। उसके बाद हम जब वहाँ मलेशिया में पहुँचते हैं, मलेशिया में पहुँचने के बाद जिस होटल में हमारा चेक इन होता है, तो मुझे 73 वर्ल्ड कप जो मैंने खेला था, इसके अंदर रजत पदक मिला था। और वो रजत पदक तब मिल पाया हमें कि हमारी टीम भारत की जो थी वो 2 गोल से जीत रही थी, और आखिरी कुछ मिनटों में हॉलैंड की टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिलते हैं, और वो दोनों गोल इक्वलाइज हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, और हमारी टीम भारत की टाई ब्रेकर में
हार जाती है। तो एक ऐसा सदमा था हमारे लिए, जो 75 वर्ल्ड कप के रूप में जब मैं खिलाड़ी के रूप में जब मैं पहुंचा हूं और होटल के अंदर चेक इन करता हूं, तो वर्ल्ड कप जिसको हमने स्लिप कर दिया था, जो हमारे हाथ से निकल गया था, वो सामने रखा हुआ था। सर आपके पिताजी हॉकी के इतने बड़े जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, अब जब आप गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, अब उनको किस तरह से उनको फेस करते थे कि मेरे पिताजी क्या कहेंगे मुझे? जी, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं 70 का एशियाड मेडल, 71 का वर्ल्ड कप मेडल, 72 का मेडल, 73 का मेडल, 74 का मेडल मैंने कभी दिखाया नहीं उनको कि मैं कहूँ कि जीत कर आया हूँ या हार कर आया हूँ, क्योंकि हमारे देश को उस वक्त गोल्ड चाहिए था। हमारे भारत के पुराने खिलाड़ी या भारत की हॉकी की टीम गोल्ड लेकर ही आती थी, तो मुझे शर्म आती थी कि मैं जाकर अपने पिता को कहूँ कि मैं ये सिल्वर मेडल लाया या ब्रॉन्ज मेडल लाया, तो मैंने नहीं दिखाया कभी भी। लेकिन दिल में एक कसक थी कि मैं कभी कुछ ऐसा कर सकूँ, और हर खिलाड़ी की ये उम्मीद होती है कि अपने जीवन में कुछ ना कुछ करे। हर इंसान की उम्मीद ऐसी कोई ना कोई कोशिश होती है कि वो जीवन में कुछ ऐसा करे जिससे लोग उसको याद रखें। सर जैसे कि मैं भी उनमें से आपको अर्जुन अवार्ड मिला है, तो आपकी कैसा आपको लगा उस समय जब आपको मिला ये अवार्ड? अर्जुन अवार्ड एक उपलब्धियों पे मिलता है। आपके एक साल की जो खेल, उत्कृष्ट खेल किसी भी विधा में आपने अच्छा किया और देश के सम्मान के लिए मेडल्स जीते हों तो मिलता है। और मैं समझता हूँ ये मेडल्स जीतने के बाद ही किसी खिलाड़ी को, जो हमारे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं जिसमें कि इसकी गरिमा को कायम हम रख सकें। आज हमारे कई दूसरे इवेंट्स चल रहे हैं, लेकिन इसको एक लेवल पर लाने की हमें आवश्यकता है। इसको ऐसा नहीं कि बिल्कुल से ऐसा बांट दिया जाए कि हर एक को मिल जाए, जाना शुरू हो जाए। इसको कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है, ताकि इसकी गरिमा कि खिलाड़ी को प्राउड हो कि हाँ भाई, मेरे उस खेल की उपलब्धि जो मैंने करी है या खेला हूँ, देश को जीत हासिल करी है, उसके एवज में मुझे मिला है, तो एक अच्छा संदेश जाएगा। सर अपने भारतीय हॉकी को आप किस तरह से देखते हैं, उसके भविष्य को किस तरह से देखते हैं? उपलब्धियाँ कई सालों से रुकी पड़ी थी हमारे देश की हॉकी की, चाहे वो एशियाड हो, चाहे हमारा कॉमनवेल्थ हो या ओलंपिक्स हो, और वो करते करते आज हमारे करीब 12-16 साल निकल रहे हैं जब से हॉकी इंडिया बनी है। तो हमारी उपलब्धि उसमें एक एशियाड के अंदर गोल्ड मेडल की रही है, बाकी कांस्य पदक और दूसरे खेलों में। और पिछले साल जो एक यकायक टीम के अंदर एक जोश और एक उन्माद में कहूँ, टोक्यो ओलंपिक के अंदर, और वो पहल का नतीजा मैंने कहा भी है इस बारे में, मैंने कहा भी है कि वो सिर्फ तब पैदा हुआ खिलाड़ियों के अंदर जब हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री खुद मैदान में आ गए। मैदान का मतलब उन्होंने फ़ोन के ऊपर बच्चों से बात करी, खिलाड़ियों से सेंड ऑफ के टाइम में उन्होंने बात करी, और ये भी कहा कि आप मेडल नहीं भी जीते कोई बात नहीं है। हौसला बढ़ाने के लिए बोला उन्होंने कि आप मेडल नहीं भी जीते तब भी हम आपका स्वागत करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है खिलाड़ी के लिए, क्योंकि बिल्कुल उसका दिल खुल जाता है कि जब हमारा सरमायादार, हमारा देश का प्रधानमंत्री हमसे कह रहा है तो हमें भी अब कुछ करने की ज़रूरत है। और ये किसी भी खिलाड़ी को नहीं भूलना चाहिए कि उसके अंदर की जो अदृश्य शक्ति है, जो छुपी हुई शक्ति है, जिस दिन वो बाहर आती है वो जीतता है, और यही हमको देखने को मिला। लेकिन उस अदृश्य शक्ति को निकालने का जो काम किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने उन खिलाड़ियों से बात करके, और टीम को, चाहे वो महिला हो या मैन हो, दोनों टीमों को ऐसा उन्होंने आगे बढ़ाया कि सारी दुनिया ने तारीफ करी उस मैच की। तो मैं समझता हूँ इस तरह के हौसले, खिलाड़ियों की पीठ पर थपकियाँ, उनको उनकी ज़रूरतें, उनके परिवार की ज़रूरतें अगर हम थोड़ा सा दूर करना शुरू करें तो ये खिलाड़ी हमारे देश के कुछ भी कर सकते हैं। सर अपने 1936 म्यूनिच ओलंपिक के अंदर जर्मनी का बर्लिन ओलंपिक में हिटलर साहब आपके पिताजी से खुश हो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप जर्मन सिटीजनशिप ले लीजिए। उसके बारे में क्या कहना है? वो जब टीम जीती है, मैं उसका थोड़ा सा आपको वाकया सुनाऊंगा। टीम जीतती है 8-1 से, तो सारे खिलाड़ी जश्न में डूब जाते हैं। पार्टी चल रही होती है, पता लगा ध्यानचंद जो है वो उस पार्टी से मिसिंग है। तो उनके साथी खिलाड़ियों ने कहा कि भाई ध्यानचंद को ढूंढ के लाओ, ओलंपिक विलेज में कहाँ पर घूम रहे हैं। तो उनको ढूंढने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि ध्यानचंद उन झंडों के नीचे बैठे हैं जहाँ पर सारे देशों के झंडे लगाए जाते हैं एक स्थान के ऊपर, ओलंपिक हो चाहे एशियाड हो चाहे कोई सा हो। तो जहाँ ओलंपिक के झंडे लगे होते हैं वहाँ पर ध्यानचंद बैठे हैं। तो उनके साथी बोलते हैं, अरे ध्यान, हमारी टीम तो जीत गई, जर्मन को हमने हरा दिया, हिटलर को हमने परास्त करा, तुम यहाँ बैठे रहे। तो देखते हैं तो ध्यानचंद रो रहे हैं। अरे ध्यान, तुम रो रहे हो, हम तो जीत गए। तो ध्यान
यूनियन जैक की तरफ इशारा करके बोलते हैं। मुझे ये झंडा देखकर लग रहा है कि इसकी जगह काश भारत का झंडा होता तो मुझे बेहद खुशी होती कि, लेकिन हमको इसके झंडे के नीचे खेलना पड़ा है। लेकिन वो भारतीय टीम थी, इंडियन भारतीय टीम थी जो अलग से भारत के नाम से गई थी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी भारत के प्रति जो उनका सम्मान एक फ़ौजी होने के नाते उनका था वो था ही। और उसके बाद अगले दिन हिटलर उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है, उनको कमरे में बुलाया जाता है, ध्यानचंद आके सैल्यूट करते हैं, अपने यूनिफॉर्म में जाते हैं, खिलाड़ी की यूनिफॉर्म में जाते हैं, वहाँ जाके सैल्यूट करते हैं। जब तो हिटलर उनसे पूछता है आपका नाम ध्यानचंद है? जी, जबकि ध्यानचंद का नाम ध्यान सिंह रहा है। तो एक ध्यान सिंह का नाम ध्यानचंद होना, पहले ओलंपिक में ध्यान सिंह, दूसरे और आखिरी ओलंपिक में ध्यानचंद, ये भी बड़ी चमत्कारिक बातें किसी इंसान के जीवन में होती हैं जो ध्यानचंद के और ध्यान सिंह के जीवन में हुई। क्योंकि ध्यान सिंह ने 1928 के ओलंपिक के अंदर ही हॉकी जादूगर की उपमा पाली थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था ओलंपिक के ब्लैक एंड वाइट अखबारों की बात है। और 36 के अंदर जब खेलने गए तो ध्यानचंद बन के गए और हिटलर उनसे पूछता है कि तुम्हारा नाम ध्यानचंद है, तुम इंडियन आर्मी में काम करते हो? हमें इंडियन आर्मी में लेंस नायक, छोटा सा ओहदा होता है सिपाही के बाद का। तो कहते हैं अरे तुम इतने बड़ी टीम के कैप्टन हो जिसने हमारी टीम को हराया, जर्मन की टीम को हराया, तुम मेरी टीम में आ जाओ, मैं तुम्हें जनरल बना दूंगा, तुम्हें बहुत बड़ा ओहदा दूंगा। तो ध्यानचंद बड़ी शालीनता से बोलकर उसको कहते हैं हिटलर को कि नहीं, हॉकी मेरा देश का खेल है और मैं इस देश में रहकर ही इस खेल को खेलना चाहता हूँ और मैं देश में रहकर ही सेवा करना चाहता हूँ। तो ये कहकर उन्होंने सैल्यूट मार के वापस हो गए। तो उस प्रलोभों को ठुकराने वाले ध्यानचंद और हॉकी से देश का नाम पूरे विश्व के अंदर आप एक इमेज करके देखिए कि 1936 में हमारे देश की क्या इमेज बनी होगी। लेकिन उस इमेज को खिलाड़ियों ने इतना ऊपर उठाया कि सारे विश्व के अंदर भारत के नाम का डंका बजने लग गया। तो वो हॉकी थी और वो हॉकी आज भी है। लेकिन आज की हॉकी से क्योंकि बदल गई है, काफ़ी चीज़ें बदल गई है। आज जो पहले नॉर्मल ग्रास हुआ करती थी आज एस्ट्रोटर्फ हो गई है, रूल्स रेगुलेशन बदल गए हैं, माहौल बदल गया है। इस माहौल में खिलाड़ियों को लंबे टाइम तक अपने आप को संजो के रखना, बना के रखना मुश्किल है। लेकिन दुनिया में ये किया जाता है। हमारा देश भी इसमें कम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले ओलंपिक के अंदर या एशियाड जो इस साल के अंदर होगा, कॉमनवेल्थ होगा, उसके अंदर हमारी टीम ज़रूर से ज़रूर गोल्ड मेडल, एशियाड में तो हमें जीतना ही चाहिए गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ के अंदर ज़रूर हमको थोड़ा सा मुश्किलात आ सकती हैं क्योंकि उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमें होती हैं, पाकिस्तान भी होता है। तो ये टीमें जो हैं मजबूत होती हैं। लेकिन एशियाड में तो हमको जीतना नितांत आवश्यक है। मित्रों, तो हमने अभी बात की मेजर ध्यानचंद जी के सुपुत्र की, जो खुद एक अर्जुन अवार्ड विनर हैं, अशोक जी के साथ में। उन्होंने बताया कि क्या हॉकी का हाल था पहले और अभी क्या है और आगे क्या होने वाला है। कैमरा पर्सन मुकेश परीख के साथ केशव मिश्रा, पंचायत टीवी, अहमदाबाद। ઘર વિહોણાને આવાસ, વિકાસ સાથે જનસેવાનો મક્કમ નિર્ધાર. આપણું અમદાવાદ. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વિકાસને અવરોધતી ઝૂંપડપટ્ટી દૂર થાય, અમદાવાદની પ્રગતિ વધુ તેજ થાય તે હેતુને ધ્યાને રાખી અભૂતપૂર્વ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. એએમસી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી હિતેશભાઈ બારોટ દ્વારા જનસેવા અને વિકાસ બંને સિદ્ધ થાય તે માટે ઝૂંપડપટ્ટીની જગ્યાએ ઘર મળી રહે, તેઓના રહેવાની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ત્વરિત ઊભી કરી શકાય તે અનુસંધાને નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. એએમસીના હદ વિસ્તારમાં ટીપી સ્કીમ અંતર્ગત મળતા પ્લોટ પૈકી ગરીબ આવાસ યોજનાના પ્લોટમાં મકાનો બનાવવામાં આવે છે. 28 ચોરસ મીટરના આ મકાનો વિવિધ સુવિધાથી પરિપૂર્ણ હોય છે. શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં 23,000થી વધુ આવાસોનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તેમજ નવા મકાનોની નિર્માણ પ્રક્રિયા પણ ચાલુ છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત નવ નિર્માણ પામનાર અને જેનો ડ્રો નથી થયો તેવી આવાસ યોજનામાં 10%થી 20% સુધીના આવાસોને ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારના નાગરિકો માટે ખાલી રાખવામાં આવશે, જેથી તેઓની સ્થળાંતરની પ્રક્રિયામાં અગવડતા નહીં ઉદ્ભવે. વિકાસની ગતિમાં ઝૂંપડાને કારણે અડચણો ઊભી નહીં થાય, તેમજ કાર્યમાં થતા વિલંબને કારણે વધતા ખર્ચને પણ અટકાવી શકાય. ઘરના ઘર સાથે વિકાસનો નિર્ધાર કરતું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન.